दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी जो प्रॉबेबली आपने पहले ऐसी डिटेल में नहीं सुनी होगी, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, यह है दो युगों की टक्कर। तो रेडी हैं? लेट्स डाइव इन। देखो यार, भारत की कहानी दो बिल्कुल अलग युगों में लिखी गई है। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय, जब देश बिल्कुल नया था, सपने नए थे और हम अभी रास्ता ढूंढ रहे थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और दूसरी तरफ मोदी का दौर, जहां भारत अपने आप को विश्व के सामने एक बिल्कुल नए रूप में पेश कर रहा है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दो नेता, अलग समय, अलग सोच, बिल्कुल अलग तरीके। लेकिन एक बात हमेशा से मेरे मन में आई है, क्या नेहरू ने सच में भारत की नींव रखी थी, या फिर उनकी गलतियों का बोझ हम आज भी उठा रहे हैं? क्या मोदी ने भारत को उड़ान दी है, या सिर्फ एक चमकदार तस्वीर बनाई है जो अंदर से खोखली है? आज दो युगों का सामना होगा। ये है नेहरू वर्सेस मोदी। दोस्तों, जब भी हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं, दो एक्सट्रीम कहानियां सामने आ जाती हैं। एक तरफ उन्हें भारत का सबसे विजनरी लीडर कहा जाता है, दूसरी तरफ हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहरा दिया जाता है। नेहरू ने सच में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को गिफ्ट कर दी? क्या उन्हीं की वजह से हम 1962 में हार गए? और क्या उन्होंने पूरा कश्मीर इशू बिगाड़ दिया? ये सवाल हर जगह उठते हैं, सोशल मीडिया, डिबेट्स में, घर के ड्राइंग रूम में। तो चलिए इस कंफ्यूजन को तोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्रिटिसिज्म में जाने से पहले समझते हैं कि नेहरू ने एक्चुअली किया क्या था, क्योंकि आज के डिबेट्स में लोग यह भूल जाते हैं। नेहरू एक बात तो समझ गए थे कि एक नया आजाद मुल्क हमेशा विदेशी एक्सपर्ट्स पर तो डिपेंड नहीं कर सकता है। तो आइए समझते हैं इससे निपटने के लिए नेहरू ने क्या कदम उठाए। उन्होंने भारत में नॉलेज क्रिएट करने का सिस्टम बनाया। 1951 में आईआईटी खड़गपुर, 1956 में एम्स और एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये सिर्फ कॉलेजेस नहीं थे, ये थे ह्यूमन टैलेंट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। आज का डिजिटल इंडिया, हमारे स्पेस मिशंस, हमारी दवा इंडस्ट्री सब ट्रेस करती है उस साइंटिफिक सोच तक जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। अब इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी को विस्तार से समझते हैं। 1947 में इंडिया की हालत क्या थी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। 200 साल तक ब्रिटिश ने सिर्फ एक काम किया था, हमसे कॉटन, जूट, कोल निकाल कर ले जाना और वापस फिनिश्ड गुड्स बेचना। मतलब हम रॉ मटेरियल सप्लायर्स थे और कस्टमर भी हम ही थे अपने ही रिसोर्सेज के लिए। इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट जीरो, स्किल्ड वर्कर्स हैंडफुल, कैपिटल ब्रिटिश के साथ चला गया। तो नेहरू ने क्या सोचा? उन्होंने कहा इनफ ऑफ दिस डिपेंडेंसी। पहले हैवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, स्टील प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, मशीनरी, क्योंकि जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। कंज्यूमर गुड्स, टीवीज, फ्रिजेस, कार्स, ये सब बाद में आ जाएंगे। पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था। स्टील उत्पादन 15 सालों में लगभग 6 गुना बढ़ गया। जीडीपी की औसत वृद्धि दर 3.5%। क्या ये सबसे बेस्ट तरीका था? शायद नहीं। क्या ये सही शुरुआत था कम रिसोर्सेज वाले देश के लिए? बिल्कुल। दोस्तों, जब हम पंडित नेहरू को याद करते हैं तो सबसे पहले उनके कुछ विवादित फैसले सामने आते हैं। लेकिन उन फैसलों को समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों और हालात को भी देखना होगा। नॉन अलाइन मूवमेंट। उस समय पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। अगर भारत किसी एक का साथ देता तो हम सिर्फ एक छोटे साथी बनकर रह जाते। यही नेहरू ने दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने कहा भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। उन्होंने तीसरा रास्ता दिखाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये आंदोलन विकासशील देशों के लिए
एक नया मंच बना। तुरंत फायदा भले ही कम मिला हो, लेकिन इसने भारत की आजादी और स्वतंत्र नीति को बचाए रखा। पृष्ठभूमि पार्टीशन और कश्मीर की स्थिति। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रह सकते हैं। जम्मू और कश्मीर एक बड़ी और रणनीतिक रियासत थी, जिसकी आबादी मुस्लिम बहुल थी, लेकिन शासक महाराजा हरि सिंह डोगरा वंश हिंदू थे। महाराजा शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने मान लिया, भारत ने ठुकरा दिया। कबीला हमला अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर दबाव डालने के लिए कबीला हमलावरों, ट्राइबल मिलिशियास, मुख्यतः पठान जनजातियों को भेजा। इनका उद्देश्य था कश्मीर को बलपूर्वक पाकिस्तान में मिलाना, श्रीनगर पर कब्जा कर लेना, ताकि भारत के पास दखल का आधार न बचे। हमलावर 22 अक्टूबर को सीमा पार कर कश्मीर में घुसे और तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने रास्ते में बर्बर, नरसंहार और लूटपाट की, जैसे बारामूला में। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि श्रीनगर कुछ ही दिनों में गिर सकता था। महाराजा हरि सिंह घबरा कर भारत से मदद मांगने लगे। भारत ने स्पष्ट किया कि सैन्य मदद तभी संभव है जब कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बने। 26 अक्टूबर को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंची और कबीलाए हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू किया। इस हस्तक्षेप से श्रीनगर बच गया और घाटी का बड़ा हिस्सा भारत के नियंत्रण में आया। युद्ध जारी रहा। भारत की सेना कबीलाए हमलावरों को खदेड़ रही थी। दिसंबर 1947 टू जनवरी 1948 तक भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। लेकिन नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को यह मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले जाने का फैसला किया। क्यों? पहला, माउंटबेटन का दबाव। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सुझाव दिया ताकि भारत की कार्रवाई को वैध ठहराया जा सके। दूसरा, नेहरू का आदर्शवाद व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और नैतिक राजनीति पर भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी। तीसरा, शीत युद्ध की राजनीति। नेहरू चाहते थे कि भारत तटस्थ, नॉन अलाइंड दिखे और अमेरिका, ब्रिटेन का समर्थन हासिल कर सके। परिणाम 1949 युद्ध विराम और आज का परिदृश्य। संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया। जनवरी 1949 में युद्ध विराम हुआ और एक रेखा सीज फायर लाइन, बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल तय हुई। नतीजा, भारत के पास कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख रहे। पाकिस्तान के पास गिलगित बाल्टिस्तान और तथाकथित आज़ाद कश्मीर चला गया। लुकिंग बैक, नेहरू का यूएन में जाना एक जुआ साबित हुआ। अगर भारत केवल सैन्य दृष्टिकोण से आगे बढ़ता तो संभव था कि पूरा जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ने विवाद को स्थायी बना दिया। आज भी कश्मीर मुद्दा भारत पाक संबंधों की सबसे बड़ी जड़ है। अब आते हैं उस पहलू पर जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। उस समय कश्मीर के लोग नेहरू पर पूरा भरोसा करते थे। कश्मीरी जनता ने न सिर्फ उनका समर्थन किया, बल्कि युद्ध के दौरान भारतीय सेना को जानकारी भी दी। उनकी नज़दीकी और नेहरू का कश्मीरियों से अच्छा रिश्ता होने की वजह से भारत को कश्मीर बचाने में काफ़ी मदद मिली। चीन युद्ध 1962। फिर आया 1962 का युद्ध, जिसे नेहरू की सबसे बड़ी भूल कहा जाता है। 1959 में तिब्बत पर चीन का कब्जा मजबूत होने के बाद भारत और चीन के बीच सीमावर्ती इलाकों पर तनाव बढ़ने लगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा LAC पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं था। नेहरू सरकार ने 1961 टू 62 में
फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इस नीति के तहत भारत ने विवादित और दुर्गम सीमा क्षेत्रों में छोटे छोटे सैन्य चौकियां स्थापित करनी शुरू कर दी। कई चौकियां ऐसी जगहों पर बनाई गईं जहां भारत पहले से मौजूद नहीं था और चीन उन्हें अपना इलाका मानता था। इन चौकियों में सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, कभी कभी केवल 10-12 जवान। वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्का ढांचा, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, एयर सपोर्ट तैयार नहीं था। भारतीय खुफिया एजेंसियों और कुछ सैन्य अधिकारियों ने सरकार को आगाह किया था कि चीन की सैन्य ताकत बहुत संगठित और बेहतर तैयार है। हमारी चौकियां बहुत आगे और असुरक्षित जगहों पर हैं जिन्हें दुश्मन आसानी से घेर सकता है। सर्दियों और पहाड़ी इलाकों में हमारी सप्लाई लाइन, रसद और हथियार पहुंचाना बेहद मुश्किल होगी। लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। सरकार को लगता था कि चीन सीधा युद्ध छेड़ने की बजाय बातचीत करेगा। भारत ने जब आगे बढ़कर चौकियां बनाई तो चीन ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई माना। चीन ने अपनी ओर से सैनिक जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया और सीमाओं पर दबाव बनाया। 1962 तक भारत के पास सीमा पर सही ढंग से तैयार सेना, सड़कें और आपूर्ति व्यवस्था नहीं थी। नतीजा 1962 का युद्ध। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक दोनों सेक्टरों लद्दाख और नेफा, अरुणाचल में आक्रमण कर दिया। भारतीय चौकियां जल्दी जल्दी गिर गईं क्योंकि वे अलग थलग, कमजोर और सप्लाई से कटी हुई थीं। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर पीछे हट गया, लेकिन भारत को बड़ी सैन्य और मनोवैज्ञानिक हार का सामना करना पड़ा। नेहरू एक कॉम्प्लेक्स लीडर थे। कुछ डिसीजंस विजनरी, कुछ रिस्की और कुछ कंट्रोवर्शियल। आपका क्या मानना है? क्या नेहरू को सिर्फ उनकी भूलों से आंकना ठीक है या उनकी दूरदर्शिता और योगदान को भी उतना ही महत्व देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो TOT फैमिली, मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहां हम बात करेंगे हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उसी गहराई और विस्तार से। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी TOT फैमिली से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।